Hello, good morning, my future doctors. Welcome to this wonderful नया बैच. फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ, अपने ऑडियो वीडियो सब कुछ खोल लो. अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल चैप्टर से. मेघा, am I audible? Yes, ma'am. Good morning, Megha. How are you? I'm fine. Fine. Energetic? Yes, ma'am. वेरी गुड. ठीक है, लेट द स्टूडेंट्स ज्वाइन. उसके बाद फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, और अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठना. ठीक है, ओके. Yes, ma'am. फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर कैसा गया मेघा? मैम अच्छा. अच्छा गया. नाइस. तो अब हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे इससे पहले हमने सेल में कुछ भी नहीं पढ़ा. ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते हैं. एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कैसे हम सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं क्या हूँ. बाकी तो तुम्हें जब पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा. हेलो अनवी, हाउ आर यू? हेलो, कैसे हो? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. कैसे हो? Good. गुड. ओके, दोनों याद रखना, बोलना है लेक्चर के बीच में. ऐसा नहीं बस माइक म्यूट करके बैठ जाओ. मुझे ऐसी क्लास पसंद नहीं है, इंटरेक्शन करना है. ठीक है, तो ये सब मेरी डिटेल्स है. लेकिन इन सारी डिटेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायग्राम्स एंड इंटीग्रेशन. मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि एनसीईआरटी की सारी लाइंस आपको डायग्राम्स के थ्रू आ जाए, और इंटीग्रेशन मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर सको, चाहे वो कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर का ही क्यों ना हो. तो पूरा इंटीग्रल अप्रोच रख के हम अपनी बायोलॉजी को कवर करेंगे. ठीक है, जहां भी जिस भी स्टेप में आपको डाउट आएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वो चीजें पूछनी है, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके रिलेटेड PYQs देखेंगे. ये करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. उसके बाद तुम्हें हर क्लास में ये
मैंडेटरी मिलेगा होमवर्क। एंड मोस्टली बायोलॉजी में जो होमवर्क मिलेगा वो होगी तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस जहां तक मैं बोलूं वहां तक रीड करके आना है, और नेक्स्ट डे मैं इसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, क्वेश्चंस। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि क्लास के अंदर ही एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर अप हो जाए, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम ही पढ़ता है, तो हमें बहुत टाइम तक अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक महीना हमें लगता है आज तो फोड़ देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, तो वो ढीला नहीं होना है, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ना है। चलो अब फिर हम क्या क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स ये सारा है तुम्हारा, इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरा न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम तक हर टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास, तो आज कुछ है ही नहीं। टुडेज टारगेट हमारा क्या होगा, साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन, जनरल इंट्रोडक्शन और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेरे लिए तुम वो बच्चे हो जिनको कुछ भी नहीं आता, नथिंग, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी, ठीक है। मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सेल चैप्टर तुमने पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, पहले पढ़ रखा है, तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे आंसर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमारी सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी? वर्क को किसने बोला? मेघा। अनवी क्या आंसर है? चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आपके सामने 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेकंड ऑप्शन है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थर्ड ऑप्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ। बताओ। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओनली श्योर? दोनों का पक्का पक्का है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनवी से पूछूंगी। अनवी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? क्योंकि मेघा को मैंने बता रखा है डेमो सेशंस में। यस अनवी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो होता है साइटोप्लाज्म और एक चीज और न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको मिला के कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, कवर कर लोगे, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारे सामने 2 चीजें होती है। मेघा को चीजें रिपीट लगेंगी कुछ दिन तक, बट फिर ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। एक होता है यूनी सेल्यूलर सेल और एक होता है यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलो, तो यूनिसेल्युलर सेल का मतलब हुआ, जैसे मान लो हमारा ये जो स्टमक है, मैंने स्टमक में से कोई भी एक सेल बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके सामने का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा। अब क्या अमीबा एक यूनिसेल्युलर सेल है? हाँ कि ना? है। क्या स्टमक का सेल एक यूनिसेल्युलर सेल है? बिल्कुल है। लेकिन जो स्टमक का सेल है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टमक का सेल अपने सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो जिस भी सेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, अपने सारे फंक्शंस खुद से कर सकेगा, केवल वही यूनिसेल्युलर सेल एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोई भी चीज अगर सेल से छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखेगी। समझ में आया? तो किसी भी यूनिसेल्युलर सेल को आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तब बोलोगे जब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखे
and it is able to perform all its function. तो इसलिए एनसीईआरटी कंक्लूड करती है हेंस एनीथिंग लेस देन द सेल मेक्स नो सेंस. मेक्स नो सेंस का मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है. ये बात सबको समझ में आई है ना? ठीक है. जब नोट डाउन कर लो ना तो एक थम्स अप दे देना ताकि मैं समझ जाऊंगी कि हो गया. बाकी बच्चे जो पॉइंट क्या होगा? कौन सा? पॉइंट समझ में आया. एनीथिंग लेस देन द सेल मेक्स नो सेंस. मतलब अगर कोई भी चीज सेल के लेवल से भी छोटी है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ है केवल, या गोल्जी बॉडी रखी हुई है, तो उसका तो कोई सेंस नहीं है ना. वो कैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगी? तो सेल से छोटा कुछ भी नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सके. ठीक है? सेल से छोटे लेवल पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ओके. डन? टू वे लाइव इंटरेक्शन के अलावा जो बाकी नायाब के बच्चे एनरोल्ड हैं वो भी साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहना ताकि इजी हो जाएगा. बाद में फिर पेंडिंग वर्क बचेगा तो फायदा नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की. तो सबसे पहले आपके सामने जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था. अब आपके सामने दो टर्म आते हैं. काफी बच्चे बोलते हैं कि कॉर्क से डिस्कवर किया था, या फिर हम कभी कभी बोलते हैं बार्क से डिस्कवर किया था. क्या कॉर्क और बार्क सेम चीज है? क्या लगता है? कॉर्क और बार्क सेम चीज है? यहाँ पे मैं जो चैप्टर इंटीग्रेट कर रही हूँ वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. क्या दोनों सेम चीज है? देखो दोनों डिफरेंट चीजें हैं. आपकी ये जो स्टेम है, सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है जिससे इसकी गर्थ बढ़ती है. सिंपल. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लेटरल कैम्बियम की रिंग आती है जो बाहर की तरफ कुछ सेल्स बनाती है. अब इन जो बाहर की तरफ जो सेल बन रहे हैं उसमें से जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं. इन सेल्स को तो आप नाम देते हो कॉर्क. ठीक है? और इसके अलावा ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये और इसके अंदर का कुछ पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन कहलाता है बार्क. तो कहने का मतलब है कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क. बार्क की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कॉर्क. ठीक है? तो बार्क में क्या क्या आता है? फिर बार्क में आता है आपका, अंदर होता है सेकेंडरी फ्लोएम. तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सेकेंडरी प्राइमरी वो सब मैं यूज नहीं कर रही. फ्लोएम प्लस एवरीथिंग आउटसाइड लेटरल मेरिस्टेम. मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया. लेटरल मेरिस्टेम के बाहर की सारी चीजें और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर फ्लोएम. अगर फ्लोएम भी जानना है कौन सा, तो सेकेंडरी फ्लोएम. ये पूरा स्ट्रक्चर बार्क है और इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है कॉर्क. ठीक है? तो आप बार्क कहो तो भी आपको क्लिक होना चाहिए क्या बोल रहे हैं, कॉर्क बोलो तो भी आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं. तो ये जो रिंग है दिस इज लेटरल मेरिस्टेम, या फिर आप इसे बोल सकते हो कॉर्क कैम्बियम, क्योंकि कॉर्क बनाई है. ठीक है? तो जब इसने कॉर्क के अंदर सेल्स को देखा तो कॉर्क के अंदर जो सेल्स थे वैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए थे. इसको इसने नाम दिया सेल्यूले विच मीन्स सेल्स. तो इसने टर्म भी दिया था, डिस्कवर भी किया था सेल को, लेकिन ये जो सेल्स थे वो थे डेड सेल्स. डेड सेल्स क्यों थे इसका रीजन बताना है तुम लोगों को. लिख लो ये
और ये है रॉबर्ट हुक का खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से उसने इन सेल्स को देखा था। तो आज के माइक्रोस्कोप को देखो और इस माइक्रोस्कोप को देखो, कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। कब किया था रॉबर्ट हुक ने ये सब? ईयर 1665। हेलो नंदिता। बच्चे अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप चैट में लिख देना, मैं आपकी चैट्स भी देखूंगी, ठीक है। 1600 ठीक है, समझ में आया बार्क कॉर्क में डिफरेंस? चलो, अनबी क्लियर है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? बार्क इज अ पार्ट ऑफ कॉर्क या कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क? सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पारी आई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिसने लगभग 10 साल के बाद लिविंग सेल डिस्कवर किया था और इसने ये माइक्रोस्कोप यूज किया था, ये वाला माइक्रोस्कोप। कितना एंशियंट टाइप का माइक्रोस्कोप है। अब इसने जो डिस्कवरी की थी वो की थी फ्रॉम पॉन्ड वाटर, और इसने जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो थे कौन कौन से? किसी को पता है नाम? बताओ। MRPC, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक सेल, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। हम कभी कभी पढ़ते हैं स्पर्म और कभी कभी हमारे सामने नाम आता है स्पर्मेटोजोआ। दोनों नाम सबने सुने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पर्म मैच्योर होता है और स्पर्मेटोजोआ छोटा सा बच्चा, इमैच्योर। नहीं, वो तो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड, वो स्पर्मेटिड होता है। ओके, हाँ बिल्कुल नंदिता, सेकंड स्टेटमेंट सही है। नंदिता आप बताओ क्या डिफरेंस होता है? देखो, स्पर्मेटोजोआ इज अ सिंगल स्पर्म, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस आता है, ठीक है। अकेला स्पर्म इज स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी उसने स्पर्मेटोजोआ देखा। स्पर्मेटोजोआ मतलब होता है सिंगल स्पर्म, और उसने देखा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में ये जोआ मतलब होता है एनिमल और प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एनिमल लाइक क्रिएचर्स जो किसी ने देखे वो है प्रोटोजोआ। और तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि पहले के टाइम पे, AIPMT के टाइम पे, जो प्रोटोजोआ था उसको एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा से पहले रख दिया था, अब हटा दिया है, ठीक है। तो ये एनिमल लाइक क्रिएचर्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। नाउ हम सब जानते हैं कि ये जो सेल्स थे ये सारे सेल्स कैसे थे? लिविंग सेल्स। और इन सेल्स को उसने नाम दिया एनिमल क्यूज। ही कॉल्ड दीज लिविंग सेल्स एनिमल क्यूज, मतलब स्मॉल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड ये सारे सेल थे लिविंग। अब क्वेश्चन आता है वो क्या चीज है जो किसी भी सेल को लिविंग या किसी भी सेल को डेड बनाती है, ठीक है। तो वो समझाती हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा सेल, ये हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस। तो सेल के बाहर, हेलो प्रवेश बच्चे, सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको मैं क्या नाम दे दूं? बताओ क्या नाम दूं? अवनी क्या नाम देना चाहिए मुझे? इसको मिलता जुलता नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग फ्लूइड इनसाइड सेल। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो ये जो टर्म है, ये टर्म दिया था पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने। तो अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म हुआ तो वो सेल हो जाएगा लिविंग, और अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ तो वो सेल हो जाएगा डेड। अब मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं स्टूडेंट होती मेरे दिमाग में आता कि क्या ये जरूरी है कि उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों हो, या कोई एक हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि मैं आरबीसी की बात बताऊं तो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है अवनी? नहीं, तो उसे मैं लिविंग बोलूं या डेड बोलूं? नंदिता आप बताओ, लिविंग बोलूं डेड बोलूं? अरे बोलो, ऐसे नहीं बैठना है, बोलो, तभी तो मैं समझ पाऊंगी ना तुम्हें। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता तो वो लिविंग है या डेड है? लिविंग। वेरी गुड। देखो, अगर 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 उसके पास केवल साइटोप्लाज्म हुआ, न्यूक्लियस नहीं हुआ, तो भी वो लिविंग है। अगर उसके पास केवल न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म नहीं हुआ, तो भी वो लिविंग है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं, एग्जाम्पल जैसे कि आरबीसी, एग्जाम्पल जैसे कि आपका सीव ट्यूब, एग्जाम्पल जैसे कि आपका वेसल्स, तो मुझे बताना है इसमें से कौन कौन लिविंग है। हाँ नंदिता बिल्कुल सही है, लिविंग। इनमें से कौन कौन लिविंग है? आरबीसी लिविंग है, लिविंग है। इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म होता है। व्हाट अबाउट सीव ट्यूब? क्या सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है? याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है इसके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म होता है। वेसल्स के पास ना ही तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता, ना ही तो इसके पास साइटोप्लाज्म होता। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ये लिविंग होगा, ये लिविंग होगा, और ये डेड होगा। क्या लिविंग डेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार मुंडी हिला दो, और नंदिता थम्स अप देके बता सकती है। वेरी गुड, एकदम सही बोला। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसका क्या आंसर आएगा? अवनी क्वेश्चन, नंदिता क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अवनी थर्ड ऑप्शन। नंदिता वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और सारे फंक्शंस वो खुद कर सके, वाइटल फंक्शंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने। एक है रॉबर्ट हुक और एक है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इफ एनीवन नोस? इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इस प्लांट से। ये जो प्लांट है ये है आपका ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट। तो ऑर्किड प्लांट की जो रूट्स है, इनकी रूट से इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और ये सारा काम इन्होंने कब किया? 1931 में, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस फ्रॉम रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट इन 1931। बिल्कुल सही है नंदिता।
चलो अब बढ़ते हैं आगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। एक है आपके श्लेडन, एक है आपके श्वान और एक है आपके रुडोल्फ वर्गो। शील्डन ने 1838 में काम किया, इन्होंने 1839 में काम किया, इन्होंने 1855 में काम किया। एट दिस पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईयर्स भी याद रखो, स्टेटमेंट में ईयर में फंसा देगा। तो शील्डन बाय प्रोफेशन वॉज बॉटनिस्ट, श्वान बाय प्रोफेशन वॉज जूलॉजिस्ट। क्या किसी को इनका प्रोफेशन पता है ये क्या थे? ही इज द फादर ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट थे ये, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम कर रहे थे। पैथोलॉजिस्ट जो पैथोजेंस की स्टडी से डील करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जो शील्डन है इन्होंने प्लांट्स को देखा और इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स से। ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ सेल प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। श्वान ने देखा कि सारे एनिमल्स सेल के बने हैं और सेल प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट डज दिस वर्ड मीन, सेल प्रोडक्ट्स। कौन बताएगा? नंदिता, अवनी, अवनी 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 देखो ये हो गए, ठीक है। श्लेडन जो था इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की और इन्होंने बोला कि जो प्लांट्स की स्टडी है वो बनी हुई है सेल से एंड सेल प्रोडक्ट्स से। सेल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो सेल बना रहा है। सेल क्या क्या बना रहा है? सेल लिपिड बना रहा होगा, सेल प्रोटीन बना रहा होगा, सेल एंजाइम्स बना रहा होगा, सेल हार्मोन्स बना रहा होगा। तो ये सब के बिना तो हमारी बॉडी वैसे भी पॉसिबल नहीं है। सेल अगर ये सब नहीं बनाएगा तो सेल कैसे बनेगा, बॉडी कैसे बनेगी? इसीलिए सेल और सेल प्रोडक्ट्स। अब जो जूलॉजिस्ट था श्वान ने पहले तो अपनी रिसर्च की थी एनिमल्स पे ही और उसने बोला कि एनिमल्स की बॉडी भी सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स की बनी है। और ये स्टोरी में बिल्कुल भी कोई छल कपट नहीं है कि दोनों ये सब डिस्कवर करने के बाद एक मीटिंग में मिले थे और मीटिंग में दोनों ने बताया कि मैंने ऐसा डिस्कवर किया, मैंने ऐसा डिस्कवर किया। नाउ बोथ वर जेलस ऑफ ईच अदर, लेकिन श्वान ज्यादा जेलस था। तो श्वान ने क्या किया, प्लांट्स पे भी स्टडी करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये वो बातें हैं जो आप 9 तक पढ़ते हो। अब 2 बातें और है जो आपकी नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, श्वान ने एनिमल सेल्स में ये देखा कि एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं थिन मेम्ब्रेन। उस थिन मेम्ब्रेन को आज हम किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। तो इसने बोला the outermost cells are covered by thin membrane, ठीक है। अब प्लांट्स में जाके इसने बोला सेल वॉल is found in plants and not in एनिमल्स, ठीक है। एक सेल वॉल के बारे में इसने बताया, एक इसने थिन मेम्ब्रेन के बारे में बताया और सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स तो कॉमन था। तो ऑब्वियसली बात है श्वान ने ज्यादा चीजें डिस्कवर की, तो श्वान ने क्या किया, अपना और श्लेडन का दोनों का पॉइंट यूनिफाई कर दिया। तो अगर कोई तुमसे पूछे किसने यूनिफाई किया सेल थ्योरी के पॉइंट्स को, मिलाया किसने, तो इट वाज श्वान। यूनिफाइड सेल थ्योरी, यूनिफाइड सेल थ्योरी। और यूनिफाइड सेल थ्योरी का पॉइंट होता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स।
यस नंदिता, एकदम सही है। सेल इज द यूनिक फीचर ऑफ सेल, सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, बढ़िया। इतना सब कुछ बताने के बावजूद शील्डन और श्वान एक चीज में फेल हो गए, और वो फेलियर पॉइंट क्या था? ऑरिजिन ऑफ सेल, कि सेल बनता कैसे है। जब हमारी बॉडी बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते हैं माइटोसिस की हेल्प से, तो वो सेल आया कैसे? दैट वाज द पॉइंट वेयर दे बोथ वर लैकिंग। तो ऑरिजिन ऑफ सेल को डिस्कवर करा या उस पॉइंट का जस्टिफिकेशन दिया दूसरे साइंटिस्ट ने, जो बाय प्रोफेशन एक पैथोलॉजिस्ट थे। नाम क्या था उनका? रुडोल्फ वर्को। ठीक है, तो रुडोल्फ वर्को क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन देख रहे थे। अब बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर सेल तो है ही, है ना, तो वो भी तो डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने एक तिगड़म चलाई, उन्होंने बोला यानी कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। तो उन्होंने एक लाइन बोल दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ वर्को। omnis cellula e cellula, which means all cells arise from pre-existing cells. ठीक है, तो एक पीछे वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला के कहा जाता है सेल थ्योरी या फिर सेल डॉक्ट्राइन। ठीक है, और ये वाला जो लॉ है इसको आप ये भी बोलते हो थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज। ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको आप और क्या बोल सकते हो? थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज, यानी कि सेल कैसे बनते हैं, उनकी जनरेशन थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज। सेल लिनिएज मतलब सेल की पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पढ़ना। ठीक है, अब ये जो सेल थ्योरी है इसका एक्सेप्शन कौन है? कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थ्योरी के पार्टिसिपेंट्स हैं ही नहीं, आते ही नहीं है सेल थ्योरी में? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? आई वांट टू नो। नंदिता आप चैट बॉक्स में बताओ। विच ऑर्गेनिजम्स आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? और अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे वो भी बता दो। अवनी कोई डाउट? मेघा डाउट? ठीक है, नंदिता डाउट? ठीक है, एक आंसर आ गया वायरस। हाँ, तो हमारे पास आंसर्स क्या क्या है? वायरस भी बोल लो, वायरॉइड्स, प्रायंस। ये दोनों तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास तो सेल ही नहीं है, सेल से भी छोटा लेवल है इनका। एक आरएनए लेके बैठा है, एक प्रोटीन लेके बैठा है, तो वही पुरानी लाइन आ जाएगी, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेक्स नो सेंस। और वायरस क्यों है वो मैं अब तुम्हें समझाती हूँ कि क्यों इनको ऐसा बोला गया है। तो अब देखो, ध्यान से सुनो। अवनी, नंदिता, तुम्हें पता है कि वायरस को क्यों बोला जाता है एक्सेप्शन? कहते हैं कि बॉडी के अंदर आती लिविंग हो जाता है, तो वो लिविंग कैसे होता है? आइडिया? नहीं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना। मान लो जैसे मेरी अभी तुम्हें आवाज गंदी आ रही होगी, हो सकता है मुझे वायरल फीवर हो गया हो। ठीक है, तो वायरस मेरी बॉडी में एंटर किया होगा। तो मान लो मेरी बॉडी का कोई सेल है, मेरी बॉडी का एक सेल है, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होगा मेरा जेनेटिक मटीरियल विच इज डीएनए। ये जो डीएनए है मेरे सेल से मेरी बॉडी के लिए काम करवा रहा है, सिंपल। अब मान लो बाहर से आया वायरस। वायरस की बॉडी में 2 चीजें होती है, एक तो उसका ये प्रोटीन कोड जिसको आप नाम देते हो कैप्सिड, और एक इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, ये हम सबको पता है। अब ये जो वायरस है ना, ये जो वायरस है इसके अंदर 2 एंजाइम्स भी होती है। एंजाइम्स का नाम है, एक होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कहाँ पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराती है। और एक है आपकी इंटीग्रिन
ग्रेज, जो इंटीग्रेशन कराएगी, जो कुछ अटैच करवाएगी। अब लेट्स सपोज कि ये जो वायरस आया है इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, तो होगा क्या, ये आरएनए मेरी बॉडी में एंटर करेगा, सेल में एंटर करेगा, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके यहाँ पे बनाएगा डीएनए, क्योंकि डीएनए डीएनए के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ये जो डीएनए बनेगा इसको आप बोलोगे सीडीएनए। क्या इस सीडीएनए की फुल फॉर्म पता है किसी को भी? मेघा, नंदिनी, अवनी? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए ना डीएनए, जो आरएनए का सीक्वेंस था उसके बेसिस पे हमने डीएनए बनाया। तो ये जो सीडीएनए है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो कराया इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने। अब हम क्या करेंगे, ये वायरस क्या करेगा, इस डीएनए को मेरे डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एंजाइम चाहिए होगी इंटीग्रेज, तो यहाँ कहीं बीच में जाके ये जो वायरस का डीएनए है वो ऐसे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब वायरस का डीएनए या आरएनए ही उसका इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, तो ये क्या करेगा, मेरे सेल को हाईजैक कर लेगा, मेरे सेल को बोलेगा अब तुम अमीशा के लिए काम नहीं करोगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने छोटे छोटे वायरस बनाएगा, छोटे छोटे वायरस, जैसा HIV के केस में होता है ना, हमने मैकेनिज्म पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में, ऐसे तो दिखाते हैं। तो ये वायरस बनाएगा, तो होगा क्या, फिर ये वायरस यहाँ से निकलेंगे, दूसरे सेल पे अटैक करेंगे, तो ये चीज तो फैलती चली जाएगी। तो हुआ क्या, वायरस ने मेरे सेल के अंदर जाके मेरे सेल की प्रॉपर्टी को अपना बना लिया, मेरी जो मशीनरी थी उससे अपना काम किया। तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वायरस लिविंग क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सारा लिविंग स्ट्रक्चर हटिया लेता है हमारा। तो वायरस तो हाईजैकर्स की तरह हो गए, सिंपल। इसीलिए उनको कहा जाता है बॉडी से बाहर नॉन लिविंग, लेकिन बॉडी के अंदर आते ही लिविंग, क्योंकि उन्होंने हमारे सेल पे कब्जा कर लिया। ये पॉइंट समझ में आया है ना? एक बार इसे बना लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगी। नंदिता समझ में आया? ओके नंदिता, ठीक है। अब तुम लोग लिखते लिखते एक डाउट बताओ, अगर मुझे वायरस का इन्फेक्शन है, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो डॉक्टर मुझे वायरस को मारने की दवाई देगा या मेरे सिम्टम्स को ठीक करेगा कि चलो आपको बुखार है पैरासीटामोल ले लो, सिर दर्द है तो ये ले लो, नाक बह रही है तो ये ले लो। डॉक्टर क्या करेगा, वायरस को जड़ से किल करने की दवाई देगा या बस मेरे सिम्टम ठीक करेगा? आप लोग डॉक्टर हो, क्या करोगे? ठीक है, दोनों ने आंसर दिया अलग अलग, एक ने बोला वायरस मारेंगे, एक ने बोला सिम्टम मारेंगे। ठीक है नंदिता, आपको क्या लगता है? नंदिता चैट्स में बताओ क्या लगता है, वायरस को मारने की दवाई मिलेगी या सिम्टम्स को ठीक करने की दवाई मिलेगी? देखो, अगर आपके मन में आ रहा है कि वायरस को मारा जाएगा तो बहुत सिंपल सी ट्रिक समझो, ये जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो आपकी बॉडी का सेल है ना जिस पे वायरस ने अटैक कर लिया। अब वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर बैठा है, अगर वायरस को मारा तो तुम्हारे सेल को मारेंगे ना, वायरस के पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है। तो क्या डॉक्टर ये चाहेगा या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे सेल को मारा जाए? नहीं चाहोगे ना,
वायरस के पास खुद का तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे सेल में बैठा हुआ है, तो डॉक्टर अगर वायरस को मारेगा तो तुम्हारा सेल मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर वायरस को नहीं मारता, क्योंकि वायरस की जो प्रॉपर्टी है कुछ टाइम बाद खुद ही डिमिनिश हो जाती है, लेकिन तुम्हारे सिम्टम्स को ठीक करता है ताकि तुम्हें रिलीफ मिल जाए। इसलिए तुमने एंटीबैक्टीरियल सुना होगा, एंटीवायरल बहुत रेयर है, इसलिए तो अभी तक तुम HIV का सही से कुछ इफेक्टिव वो नहीं निकाल पाए ना, ट्रीटमेंट, यही रीजन है। ठीक है, तो डॉक्टर हमारे सिम्टम्स को ठीक करते हैं, ना कि वायरस को मारते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, सिम्टम्स को ठीक करेगा। वेरी गुड नंदिनी, आगे बढ़ू। अब कितने बच्चों को आता है वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स में डिफरेंस? कंफ्यूजन होता है, देखो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता था, एक बार मैं मान के चलती हूँ तुम्हें भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा रटवाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे अच्छी लगती है। ऐसे समझो, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस है, और इसने एक प्रोटीन कोट पहना हुआ है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा पहनते थे ना, ऐसे दुशाला उड़ के चलते थे यूं ऐसे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये है आपका वायरस। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये जो प्रोटीन कोट है ये है आपका कैप्सिड, और ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल। अब सिंपल सी बात है कि 24 घंटे राजा महाराजा ये कैप्सिड नहीं लेके चलेगा, वो इसे उतारेगा भी। ठीक है, मान लो अगर उसने इसे उतार दिया तो आपके पास दो चीजें आएंगी। दो चीजें क्या? एक तो ये राजा खुद, ठीक है, और इसका प्रोटीन कोड। आप खुद बताओ, जब आप कपड़े ऐसे फेंकते हो बिना फोल्ड करे तो वो तो एबनॉर्मल से हो जाते हैं ना, उनकी तो कोई फॉर्म ही नहीं बचती है। तो इसने जब ये कपड़े उतार के फेंके तो ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा रटना पड़ेगा कि ये जो मैंने जेनेटिक मटेरियल नाम दिया है, तुम्हें याद रखना है कि ये RNA ही है और ये है आपका कैप्सिड। तो ये जो फ्री RNA है इसको आप नाम देते हो वायरॉइड। ठीक है, और ये जो एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इसको क्या नाम दूं मैं? इसको हम नाम देंगे प्रायोन्स। क्या ये बात समझ में आई है ना? सब कुछ है तो आप वायरस हो, आपने अपने कपड़े हटा दिए, अब नॉर्मली फोल्डेड हो गए तो प्रायोन्स, और RNA है केवल तो वायरॉइड। ठीक है, बना लो, ये भी काम आएगा। नंदिता समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब इसके बाद मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सोच समझ के आंसर देना। इन सेल थ्योरी हु यूनिफाइड सेल थ्योरी एंड हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी? दोनों जगह दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आएगा। तो फाइनल शेप किसने दी और यूनिफाइड किसने किया? यूनिफाइड मतलब दो पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर दिया, प्लांट्स एनिमल्स दोनों का मिला दिया। तो किसने किया था? श्वान ने। नंदिता का क्या कहना है? श्वान। और फाइनल शेप किसने दी थी? मतलब सब कुछ कर दिया, फाइनल उठा के अब सामने रख दिया, वर्को ने। ठीक है, वर्को।
अपने पॉइंट को ऐड करके इसने ये दे दिया। और इसने क्या बताया था? इसने बताया था ऑरिजिन ऑफ सेल, जो आपका एक्सेप्शन रह गया था श्वान और शील्डन का। ये पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में यूनिसेलुलर सेल और ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से देखा था और कॉर्क और बार्क में डिफरेंस। क्लियर है कॉर्क और बार्क में डिफरेंस? वेरी गुड। फिर हमने लिविंग सेल के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि सेल को लिविंग या डेड कैसे बोलते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है कैसे बोला जाता है? शाबाश। फिर हमने देखा न्यूक्लियस की डिस्कवरी। फिर हमने सेल थ्योरी देखा। फिर ये देखा, ये देखा, ये देखा। अब एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश नंदिता, एकदम सही आंसर। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। रॉबर्ट ब्राउन 1831। अब इसके बाद ये वाली, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, बाकी कोई नहीं है? नंदिता? ठीक है, वेरी गुड। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, यहाँ पे सेल टर्म गलत है। चलो इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिक सेल की कि सेल होता कैसा है। तो सबसे पहले अगर मैं सेल की बात करूं तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज याद आ गई, वैसे तो मैं होमवर्क देने वाली थी लेकिन एक चीज याद आ गई। ये शील्डन और श्वान बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, लेकिन ये थे कहाँ के, किस जगह के थे? ब्रिटिश, जर्मन, दोनों जर्मन। जो एनसीईआरटी का नया अपडेट आया है उसमें साफ साफ शब्दों में मेंशन है कि ब्रिटिश नहीं, सॉरी क्या कह रही हूँ, शील्डन और श्वान दोनों जर्मन जूलॉजिस्ट एंड जर्मन बायोलॉजिस्ट है। तो अभी मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी एनसीईआरटी रीड करने का, तो तब मैं कल ये क्वेश्चंस पूछूंगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको श्वान ने थिन मेम्ब्रेन बोला था। अब इसके बिल्कुल सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम 9th क्लास में ब्रेन ऑफ द सेल बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे? क्या है ऐसा इसके पास? अरे बोलो, तुम्हें पता है। जेनेटिक मटेरियल। इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? स्मूथ एंड रफ। इसके अपोजिट साइड्स में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था, इसको क्या बोलते थे? गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग वगैरह में काम करता था। इसके बाद हमारे पास पावर हाउस, क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल को अगर डिवाइड करना है तो इसके पास एक और स्ट्रक्चर होता है कार्टवील लाइक। इसे क्या बोलते हैं नंदिता? कोई भी बच्चा बताओ क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रफ एंड स्मूथ, डीएनए। शाबाश, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसको कुछ स्टोर करना हो तो इसके पास ऐसे राउंडेड वेसिकल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस। वैक्यूल या लाइसोसोम? स्टोर हाउस, वैक्यूल। और अगर इसको खात्मा करना हो, मारना हो, तो इसके पास वेसिकल है जिसमें एंजाइम्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, अब ये सब छोड़ो, तुम्हारे से मेन सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्लूइड है ये है साइटोप्लाज्म और ये सारी चीजें हैं ऑर्गेनेलीज। तो अब तुम मुझे बताओ, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है या साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है? कितने बच्चों को लगता है सेमी फ्लूइड? अवनी क्या लगता है? वेरी गुड नंदिता, क्या लगता है? नंदिता एक जगह मार खा गई, सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रियोल। फ्लूइड लगता है ना अवनी? हाँ, नहीं लगना चाहिए। जो एनसीईआरटी का नया अपडेट है वहां पे उन्होंने बोल दिया सेमी फ्लूइड बोलना वरना मार्क्स काट देंगे। तो न्यू अपडेट के हिसाब से है ये, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, समझ में आया? बनाओगे क्या ये डायग्राम? बनाओगे तो मैं लेबल कर देती हूँ। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अच्छा, पावर हाउस क्यों बोलते हैं? हमारे घर की पावर आती है यहाँ से, क्यों बोलते हैं? वाई इट इज पावर हाउस, बताओ। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. तो बोलो, हेलो हेलो बोलो। पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं हम इसको? नहीं मालूम, ओके। नंदिता, वो सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम होता है। दिस इज गोल्जी बॉडी। ये वाला हो गया RER, ये वाला हो गया SER। अच्छा, यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स है ये कौन से टाइप के हैं? 70S या 80S? ये तो बता। 80S, शाबाश। 80S राइबोसोम्स। ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। वेरी गुड नंदिता। ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है, और ATP को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। अब मेरे को तुमसे ना बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तुम बनाओ आराम से, फिर तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालूंगी। प्रोकैरियोट्स 80S इन यूकैरियोटिक सेल, 70S प्रोकैरियोट्स। वेरी गुड नंदिता, एकदम शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे अंदर भी ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें 70S राइबोसोम होता है। नंदिता, जब बन जाए तो थम्स अप दे देना। डन। चलो, अब पूछती हूं मैं वो क्वेश्चन। तुम लोगों को मुझे बताना है, वेट वेट वेट, हाँ, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एनर्जी करेंसीज। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एनर्जी का नाम लिख रही हूं। ATP, GTP, NADH2, FADH2, NADPH। ये सारे नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, सबने सुने होंगे ना। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन है जो इज और आर एनर्जी करेंसीज है, बताओ। हाँ बताओ नंदिता, सब लोग। ATP,
NaBH2 से भी ऑक्सीडाइज होकर NaBH प्लस बनाता है ना। और एनर्जी करेंसी वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, कि मतलब हमारा सेल केवल इसी की एनर्जी से काम कर सकता है, बस इसी से ही। तो नंदिता का आंसर आया है एटीपी, जीटीपी, NADPH। मेघा आंसर बताओ। ABNC, ठीक है। और अनवी ने बोला ATP और NADH2, ठीक है। माई क्यूट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि एनर्जी करेंसी केवल और केवल ATP है, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के पूछा था। देखो NADPH कहाँ आता है? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, वो कोई एनर्जी पे एनर्जी नहीं देता। ये आते हैं रेस्पिरेशन में, GTP, NADH2, FADH2, और तुम्हें याद हो तो इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं ATP में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला के, याद है ना? तो सबको ATP में कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज इट इज ओनली ATP विच इज द एनर्जी करेंसी। समझ में आई ये बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपकी ATP ही एनर्जी करेंसी है, ठीक है नंदिता? कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैं इंटीग्रेट करके पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ू अब मैं, या लिख रहे हो क्वेश्चन को? हम लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो। अब एक और क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तुम लोग बताना कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है ये, बताओ। साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपको पता ही आपका सेमी फ्लूइड है, तो इसमें पानी होता है, और पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो सारे आपके जो वो है मेटाबोलाइट्स है या फिर एंजाइम्स सब इसमें डिसॉल्व रहेंगी। और ये एक्टिविटीज ऑफ अ सेल का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेल के अंदर की रिएक्शंस, है ना? मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? अवनी, नंदिता, मेघा। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। डेफिनेटली किसी में तो चीजें टूटेंगी और किसी में चीजें बनेंगी, लेकिन वो किसी कौन सा है इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? एनाबॉलिज्म में ए मतलब एडिशन, यानी कि छोटी 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 चीजें जुड़ के बड़ी चीजें बन रही है। और कैटाबॉलिज्म मतलब आप एक कैची बना लो, काटना। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना। तो यहाँ पे बड़ी चीजें टूट के छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है? चलो वेरी गुड नंदिता। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक में बनता है, कैटाबॉलिक में टूटता है, शाबाश। अब एक और क्वेश्चन, ये लिख लिया? ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हूँ, जो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, ठीक है? अभी मैंने तुम्हें बोला कि साइटोप्लाज्म में सारी मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन मेटाबॉलिक मतलब चीजें बन रही हैं, टूट रही है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, वो तो गोल्जी बॉडी में भी होता है। तो आप केवल एक साइटोप्लाज्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है? है ना? हो सकता है मन से आवाज आ रही हो, क्या फर्जी क्वेश्चन है। अब सुनो, यहां से कॉन्सेप्ट आते हैं, तुम्हारे सामने मैं 3-4 नाम लिख रही हूं, डेफिनेटली पूरी बायोलॉजी में काम आएंगे। एक नाम है साइटोप्लाज्म,
एक नाम है साइटोसोल, एक नाम है प्रोटोप्लाज्म, एक नाम है प्रोटोप्लास्ट। और इसमें से प्रोटोप्लास्ट में नीट 2015 में क्वेश्चन आया था जो मैं आपको दिखा भी दूंगी। ये सारे नाम कहीं ना कहीं सुने हैं ना, पक्का सुने हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये बताओ नंदिनी, मैं बताती हूं। देखो, अगर साइटोप्लाज्म में से मैं उसकी सारी ऑर्गेनेलीज हटा दूं तो मुझे केवल फ्लूइड मिलेगा ना, सेमी फ्लूइड मिलेगा। तो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर को आप बोलते हो साइटोसोल। और इस क्वेश्चन में जब मैं बोल रही हूं साइटोप्लाज्म तो इट ऑलरेडी मीन्स कि उसके अंदर की सारी ऑर्गेनेलीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? इट इज फ्लूइड विथ ऑर्गेनेलीज। और साइटोसोल क्या हुआ? साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेलीज। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आपको पता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट ये टर्म आप कहां सुनोगे? ये टर्म आप सुनोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। ये नाम हमें देना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर मैं प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दूंगी तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन बचेगी। लेकिन अगर मैं उसके बगल में एक एनिमल सेल रख दूं, उसकी भी तो बाहर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने वर्ड यूज किया प्रोटोप्लास्ट। तो क्या ये वर्ड एनिमल सेल के लिए भी यूज होगा? नहीं। अगर आप सेल से सेल वॉल हटा रहे हो तो बनेगा प्रोटोप्लास्ट। ये बात समझ में आई? ये रीजन समझ में आया कि हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही क्यों दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड है। अब होता क्या है, जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, सारे सेल्स की नंबर अलग होती है, सारे सेल्स की डायमेंशन अलग होती है। तो इनका ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती है, कुछ आइडिया है? जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, कहाँ गए ये, एक बैक्टीरिया का डायमेंशन। ये डायमेंशन भी याद रखनी है, ये डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस का इतना, और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का इतना। इवन यूकैरियोटिक बॉडी की अगर बात करें तो वहां पे भी सारे सेल्स का स्ट्रक्चर नंबर सब अलग अलग होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन क्योंकि वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड है फंक्शन। किसी भी चीज का नंबर कितना होगा, उसका साइज कितना होगा, डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशंस याद रखनी है। अब यहां से मैं कुछ की पॉइंट्स बताती हूं। शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड्स upon its function. Now you have to tell me smallest cell कौन सा है? Smallest cell mycoplasma. Largest cell ostrich egg. Very good. और longest cell nerve cell. और longest and branched cell ये कौन सा है? longest भी हो, कौन सा?
हाँ बताओ नंदिता। नर्व सेल। वो भी नर्व सेल है, सिंपल सी बात है, फंस क्यों रहे हो, उसमें भी तो डेंड्राइट्स, एक्सोन्स, ये सब ब्रांचेस होती है। तो लार्जेस्ट हो गया आपका ऑस्ट्रिच एग और लॉन्गेस्ट लंबा हो गया आपका न्यूरॉन, नर्व सेल। ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छी बात बता दी। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ को। ये जो पीपीएलओ है, इस पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखो, अब तुम अपनी एनसीईआरटी के पन्नों को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, और पीपीएलओ नहीं लिखा, एंड पीपीएलओ लिखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये जो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, वैसे प्लूरो मतलब होता है एक तरीके से फॉल्स, है ना, लेकिन यहाँ पे इसका एक्चुअल मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक, जैसे जो कैटल्स होती है उनमें भी लंग्स होगा, हमें भी लंग्स है, लंग्स के बाहर एक प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, वहीं से निमोनिया कॉज करते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं पीपीएलओ, उसमें से एक टाइप है माइकोप्लाज्मा। तो पीपीएलओ पहले क्या था, माइकोप्लाज्मा का ही फॉर्मर नाम, सबसे पहला यूज होने वाला नाम, लेकिन हमें तो पता चला कि पीपीएलओ में तो और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, earlier PPLO was former name of mycoplasma। बिल्कुल सही है नंदिता, ऑर्किड एग, ऑर्किड एग नहीं, ऑस्ट्रिच एग। ऑर्किड कहाँ अंडे देगा, वो तो प्लांट है। ऑस्ट्रिच एग, नर्व सेल, ये सही है। डन, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग ये मैचिंग कर पाओगे, कर पाओगे क्या, चलाना तुक्का। डी ऑप्शन, डी, नो नो नो, गलत है। हिंट दे देती हूँ इस डायग्राम से कि यहाँ पे सबसे छोटा वायरस था, सबसे छोटा, सबसे बड़ा यूकैरियोटिक सेल था 10 to 20 और 0.02 to 0.2। तो आप इन दोनों की बेसिस पे भी बता दोगे मैचिंग। दोबारा ट्राई करो। बी। हाँ, बी यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, वायरस का ये वाला। पीपीएलओ का क्या जाएगा, ये, और इसका ये, है ना नंदिता, बी आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मैम स्पेलिंग खुद ही चेंज हो जाती है। हाँ, स्पेलिंग में कुछ लिखती हो और खुद चेंज हो जाती है, पता नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन और करो। ऑप्शन 1, ठीक है नंदिता। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगी, जब भी तुम्हारे आंसर्स में ये वर्ड आने लग जाए, ओनली, ऑलवेज, एक्सक्लूसिवली,
ये तुम्हें बोल देते हैं, तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 100%, तो वहां पे ना तुम्हें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, मोस्टली वो आंसर्स गलत होते हैं। जैसे यहाँ पे ओनली लगा दिया तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, बी वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ए सी एंड डी, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। सी, मतलब ऐसे सिंपल बोल दो, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, ऐसा। हाँ, द शेप ऑफ सेल डज नॉट, ये डज नॉट वर्ड यहाँ पे गलत है, तो हो जाएगा असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। गुड, चलो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। लेकिन बताओ मुझे यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे अपने डाउट पूछ लो। 100% क्लियर? ठीक है, वैसे टाइम कितना हुआ है? 10, 12, 10, 10 मिनट है। तो रुको, मैं तुम्हें कुछ और बेसिक बातें बता देती हूँ यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्यों नहीं करा रही मैं प्रोकैरियोटिक सेल? क्योंकि उसमें एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे आपके पास ऑर्गेनेलीज है, चाहे प्रोकैरियोट्स में हो चाहे यूकैरियोट्स में हो, ऑर्गेनेलीज की दो कैटेगरीज होती है, एक होते हैं मेम्ब्रेनलेस और एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज का नाम बताओ जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। राइबोसोम्स, नेक्स्ट सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल लिख लो। नेक्स्ट एक और होता है नंदिता, हाँ एक और होता है, हिंट है कि वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, डार्क स्टेनिंग बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस। वेरी गुड अवनी, वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियोलस। तो इन सब में मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, लेकिन जिनके पास मेम्ब्रेन है वो भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो वो जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक वो जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल बताओ, माइक अनम्यूट करके। सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ है वो, जैसे वैक्यूल, वैक्यूल में एक लेयर होती है मेम्ब्रेन की। उसके बाद आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, और बताओ नंदिता बताओ। बिल्कुल सही है, आरबीसी, राइबोसोम, आरबीसी, आरबीसी कहां से आ गया? बताओ, तुम मुझे सुन पा रहे हो? नहीं मालूम? अच्छा, डबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे चला जाएगा गोल्जी बॉडी एंड सो ऑन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले सब सिंगल मेम्ब्रेन। क्या बात है, एकदम सही बात कर दी। तो आपका SER आरियर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपकी माइक्रोबॉडीज भी अभी जो आप आगे पढ़ोगे, माइक्रोबॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। वेरी गुड, बहुत सही खेल गई।
कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में आता है? राइबोसोम। वेरी गुड, राइबोसोम। बाकी ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बट स्टिल वो उसमें नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, मैं उसका भी जस्टिफिकेशन देना चाहूंगी तुम लोगों को। देखो, न्यूक्लियोलस होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले न्यूक्लियस तो हो, प्रोकैरियोट्स पर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। और दूसरा सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, इनका यूकैरियोटिक सेल में काम क्या है? सेल डिविजन, सेल को डिवाइड कराना। लेकिन बैक्टीरिया में सेल डिविजन, डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम तो मेसोसोम संभाल लेता है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? इसलिए ये सब इसमें नहीं होते। लेकिन प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए राइबोसोम होते हैं। ये बात समझ में आ गई? दिस इज इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है? ओके, आप आगे जितना होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क तुम लोगों को कल की क्लास के लिए जो चीज रीड करके आनी है मैं वो बता रही हूं। ये वाला पूरा पैराग्राफ है ना, ये वाला पूरा पैराग्राफ, यहां से मैं चाहती हूं तुम इसे पढ़ो और तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो ये भी पढ़ना है, साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद ये वाला पूरा पेज पढ़ोगे, ये पेज पढ़ना है, ये वाला पूरा पेज पढ़ना है नीचे तक का। उसके बाद यहां तक सब कुछ पढ़ के आना है, होमवर्क टिल हियर, ठीक है ना? ओके नंदिता ओके बोल दो। चलो, अब तुम लोग अपनी आंख बंद कर लो। अब तुमसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मतलब आंख बंद मत करो, आंख बंद करके बैठे, कॉपी बंद कर लो, ठीक है? और अपने अपने माइक को खोल लो, ठीक है? नंदिता अपनी टाइपिंग स्पीड एकदम बढ़ा लेना। क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्क एंड कॉर्क? बताओ। कॉर्क इज अ पार्ट का। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन और है कि, हाँ बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन ये है कि कॉर्क और बार्क क्या प्लांट के अंदर शुरुआत से ही प्रेजेंट होती है या उसकी सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है? सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है। वेरी गुड। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो सेल्स डिस्कवर किए थे उनको उसने एक नाम दे दिया था, वो नाम क्या था? एनिमल क्यूज, एनिमल जैसे सेल्स, एनिमल क्यूज। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क। वेरी गुड नंदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइटोसोल? ऑर्गेनेलीज, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ? सही है एकदम नंदिता, शाबाश। बिल्कुल। तो क्या मैं किसी एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलूं? नहीं बोल सकती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन कौन बोला? एडिशन, चीजें बनती हैं। और कैटाबॉलिज्म में ओनली फ्लूइड। वेरी गुड। नंदिता भी सही स्पीड दिखा रही है। हाँ, क्या पूछा था मैंने? क्या पूछा? कैटाबॉलिज्म, चीजें कटती है, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 ऑर्गेनेलीज का नाम जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, चीजें बनती। राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जैसे नंदिता ने चैट्स में लिखा था सेंट्रोमियर, क्या होता है सेंट्रोमियर? जब क्रोमोसोम बनता है तो बीच में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, हाँ, ये क्रोमोसोम में ही बीच वाला पार्ट ये होता है सेंट्रोमियर, है ना? और सेंट्रियोल के पेयर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। गुड। राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ठीक है। अब तो मुझे बताओ ऐसे ऑर्गेनेलीज के नाम जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, ठीक है।
ठीक है मैम, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ अपने डाउट्स, कोई भी कृत्य भर का भी चीज मन में रह गई हो बता दो। अभी तो कोई डाउट नहीं। अभी तो नहीं है, जब पढ़ेंगे तब आएगा, है ना? ठीक है, तो मैं जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में कराती हूँ ना, ये बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ तुम्हारे टेस्ट में, चाहे कोई भी टेस्ट हो, अच्छे से मार्क्स आए, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो, ठीक है नंदिता? कोई डाउट है? तुम्हें मजा आया, समझ में आया? ऐसा मत करो जैसे मैं पूछ रही हूँ तो हाँ बोल दो, ऐसे समझो मैं हुई नहीं, मैं नहीं देख रही तुम्हें। मजा आया? अब नहीं समझ में आया? ठीक है नंदिता, ठीक है। बाकी डाउट सेशन में आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। होमवर्क अगर नहीं करके लाए ना तो मुझे शक्ल मत दिखा देना, मैं इस चीज के लिए बहुत सीरियस हूँ। बिल्कुल मत आ जाना क्लास में, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय।